हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? और आई एम सॉरी कि मैं आपको दो दिन वीडियो नहीं आ पाया। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ज्योग्राफी का। इसमें आपको पढ़ना है इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ में अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अपने लास्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा था? वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट्स। ठीक है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, दिन का सर्दी गर्मी का होना, सीजन्स का होना लैटिट्यूड की हेल्प से। ठीक है, यूज़ ऑफ लैटिट्यूड की हेल्प से उसके थ्रू हमने क्या पढ़ा था? सीजन्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो कि मैं थोड़ा कवर अप कर देता हूँ, फिर अपन चलते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, अब इसमें देखो लास्ट टाइम क्या रह गया था, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि जून में समर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फिर विंटर पड़ती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। अब कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि आपको मैंने नहीं बताए थे, जैसे आता है समर सॉलिस्टिस, फिर आता है विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, ये क्या है? देखो, अपने इंडिया में देखा जाए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, लॉन्गेस्ट डे माना जाता है 21 जून। ठीक है, और जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे माना जाता है। ठीक है, यानी कि जून में देखो 21 जून को ना सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और शॉर्टेस्ट डे कब माना जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सेम 22 दिसंबर को क्या माना जाता है? 22 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लॉन्गेस्ट डे माना जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो फिर अपन ने क्या, और फिर उसको हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। उसको 21 जून को जो सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको कहते हैं समर सॉलिस्टिस। ठीक है, इक्विनॉक्स कब होता है? जो 21 मार्च और 23 सितंबर हो, इस दिन इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है। ठीक है, अगर 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात भी होगी, यानी कि बराबर होता है, जितने घंटे का दिन उतने घंटे की रात होती है। ठीक है, तो ये होता है समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपन इंटीरियर ऑफ अर्थ क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे वो जिस अर्थ पे अपन रह रहे हैं, सबसे पहले अपने उस अर्थ के बारे में तो पता होना चाहिए। बाकी हम बाद में चीज़ें पढ़ेंगे कि लावा कैसे निकलता है, या बहुत सारी, या फिर एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं, हमारा जहाँ घर बना हुआ है, जहाँ से हम मतलब सर्वाइवल ले रहे हैं, हमारी ज़िंदगी चल रही है, जिस पे हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस अर्थ के बारे में भी पढ़ना चाहिए। उस अर्थ के अंदर क्या है सबसे पहले, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ टर्म्स आते हैं, देखो, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर मैंने यहाँ पर देखो डायग्राम के थ्रू मेंशन किया। मान लो ये है, देखो ये अर्थ है। ठीक है, ये मैंने लाइन की तरह खींच रखी है, इस पे मैंने देखो पेड़ बना रखे हैं, घर बना रखा है। ठीक है, ये अपनी एक अर्थ है। अब इसमें क्या है कि देखो नीचे मैंने ये जो बॉक्स टाइप बना रखे हैं ना, टेढ़े मेढ़े, ये है सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ के नीचे अपना क्या आता है? सॉलिड पार्ट आता है। ठीक है, पत्थर, चट्टाने, ये सब चीज़ें, कंकड़ गुट्टी, ये सबसे अपना अर्थ जो है ना, अर्थ के नीचे, जस्ट नीचे आपको सॉलिड मिलेगा। उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? लिक्विड मिलेगा। ठीक है, यानी कि वाटर। फिर आसमान में क्या है? हवा। ठीक है, तो सेम चीज़ मैंने देखो यहाँ पे लिथोस्फेयर, यानी लिथ का मतलब क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड मतलब रॉक्स। एटमॉस्फेयर मतलब एयर मतलब गैस। ठीक है, जो कि अपने आसमान में, अपने सराउंडिंग में रहती है। फिर आता है हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, यानी कि लिक्विड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जीवन सर्वाइव करने के लिए अपने को क्या चीज़ों की नीड रहती है ना? तो अपने को सबसे पहले अपने जीवन लाइक एक अच्छी एक ज़िंदगी जीने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए, एक आपको ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है? गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी कि रहने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, पीने के लिए आपको पानी चाहिए, सांस लेने के लिए आपको हवा चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों की अपने को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये मैंने टर्म्स आपको समझा दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है अपना, जैसे मैंने वापस देखो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें देखो इंटीरियर ऑफ अर्थ में मैंने घर बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, और ये मान लो हम हैं, आप हैं, ये खड़े हुए हैं यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर अच्छे से आपको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ये हम खड़े हैं, ठीक है, ये पेड़ हैं, ये देखो घर बनाया हुआ है मैंने, हर चीज़ बनाई हुई है। ठीक है, तो जस्ट नीचे, अपने अर्थ के नीचे जस्ट 34 किलोमीटर अगर नीचे चलते हैं, अपनी जो अर्थ है लेयर है उसके जस्ट नीचे 34 किलोमीटर आते हैं, तो उसको वहाँ पर अवेलेबल है क्रस्ट। ठीक है, फिर 34 किलोमीटर के बाद नीचे चलते हैं 2700 किलोमीटर, फिर अपने को मिलता है मेंटल, और 2700 किलोमीटर कवर करने के बाद उसके नीचे जो भी आता है कोर। ठीक है, कोर के बाद कोई भी ऐसी लेयर नहीं है, सबसे 3 ही लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब ये क्या है क्रस्ट, मेंटल, कोर?
ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। क्रस्ट क्या है, देखो एक और चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मान लो अपनी अर्थ है, जैसे मैंने इस लास्ट डायग्राम में आपको प्लेन अर्थ बना रखी है, एक सिंपल सी लाइन ये पूरी मैंने खींच रखी है कि भाई ये अपनी अर्थ है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अपनी अर्थ एकदम आपको हर जगह यही मिलेगी, एकदम फ्लैट अर्थ ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने देखो दूसरे डायग्राम में यहाँ पर बनाई हुई चीज़ें कि ये अगर आप यहाँ से अर्थ से चले आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आके समुद्र ओशियन भी मिलेगा, ठीक है आपको। तो ओशियन भी मिल सकता है आपको, नदी भी मिल सकती है आपको, ओशियनिक मतलब पानी की जगह, पानी का थल, वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, देखो फ्लैट अर्थ से आगे मैं चलता गया तो देखा ओशियन आ गया, समुद्र आ गया, कोई नदी आ गई, कोई तालाब आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, अब ये जो मैंने नीचे बनाए हुए क्रस्ट में, ये क्या है, सॉलिड पार्ट है, यानी कि 34 किलोमीटर तक तो आपको पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, ठीक है। सॉलिड क्रस्ट मतलब पत्थर, ईंटें, गुट्टी, कंकड़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो जहाँ तक तो ये फ्लैट चल रहा है ना, जहाँ पे सिर्फ प्लेन ज़मीन है, उसके नीचे जो पत्थर, उसको अपन कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और ये जो पानी है, मान लो ये मैंने समुद्र बनाया या फिर नदी बनाई या फिर तालाब बनाया, ये पानी भी किसी न किसी पत्थर के ऊपर ही है ना, मतलब कोई ना कोई सॉलिड लेयर है, उसके ऊपर ही तो पानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ओशियनिक क्रस्ट क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको पूछा जाता है कि ओशियंस के नीचे जो सॉलिड्स वगैरह रहते हैं, क्रस्ट रहता है, उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, और जहाँ पर एकदम फ्लैट रहता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। ये दूसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या था, तीसरा टर्म क्या था कि देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोर थिकनेस, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि किसकी थिकनेस ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस में डिफरेंस देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबसे ज़्यादा थिक है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडर ओशियन रॉक्स इन ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। ओशियन रॉक्स ओशियनिक क्रस्ट के नीचे होती हैं, ठीक है। अब देखो फिर चौथा जो पॉइंट है, देखो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सियाल, ठीक है, मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर आता है मेंटल, मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर आता है कोर, कोर में क्या पाया जाता है, नाइफ, यानी कि निकल और आयरन, आयरन मतलब एफी को आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टर्म है, आप याद रखना। क्रस्ट में सियाल पाया जाएगा, मेंटल में सीमा पाया जाएगा, और कोर में नाइफ, यानी कि क्रस्ट में सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीशियम, और कोर में निकल और आयरन, ठीक है। तो यानी कि आप देखो 34, यानी कि क्रस्ट और मेंटल में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आता है ये डायग्राम, देखो यहाँ पर मैंने बनाए हुए क्रस्ट, एक अर्थ है, उसके नीचे अपने लिथोस्फीयर यानी कि सॉलिड है, पूरा मेंटल, पत्थर, कंकड़, गुट्टी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब देखो कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी अंदर जाके, आप धरती के अंदर जा रहा है 34 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 600 किलोमीटर अंदर जाके पता कर रहा है, कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं करता है। अब ये सब चीज़ें एक आइडिया, अनुमान लगाया जाता है कि भाई किस तरह से क्या क्या चीज़ें अंदर हो सकती हैं। अब क्या है, देखो यहाँ पर चीज़ें में आइडिया कैसे लगाते हैं। मान लो हम खड़े हैं, अब कई बार क्या होता है कि कई बार आपको क्वेश्चंस आते होंगे कि हमारा घर है, वहाँ से लावा क्यों नहीं निकलता है, ऐसी अलग जगह से लावा ही क्यों फूटता है। जैसे कई बार आप सोचते हो लावा वहाँ पहाड़ों के बीच में निकल रहा है, फटता है लावा, बट हमारे घर के नीचे से क्यों नहीं निकलता। इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आइडिया कैसे लगाते हैं, मान लो देखो ये हैं, ये देखो हम और आप दोनों खड़े हैं, ठीक है, ये हम और आप दोनों खड़े हैं। अब यहाँ से सडन लावा एकदम फूटा ज़मीन से, ठीक है। अब लावा फूटा तो आप तुरंत भग के ना इधर साइड आ गए, इधर साइड, ठीक है। अब लावा निकलने के पीछे क्या साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, साइंटिस्ट सोचते हैं कि देखो अगर यहाँ से लावा फूटा है और वो भी लिक्विड के उसमें, ठीक है, लिक्विड फेज में, तो कहीं ना कहीं ये सॉलिड ही मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और ये फूटा जब, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब इतना हाई टेम्परेचर है कि वो जो सॉलिड क्रस्ट है ना, मतलब जो पत्थर, गुट्टी, कंकड़ है ना, उनको भी वो पिघला दे रही है, इतनी ज़्यादा मतलब हीट और इतना ज़्यादा टेम्परेचर अंदर हाई है, ठीक है। तो अब एक और दूसरा डिफरेंस ये, कई बार क्या आपसे ये पूछा जाता है लावा, कई बार आपसे भी कोई लोग पूछ लेते हैं लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है। तो जब तक अर्थ के अंदर सॉलिड मेल्ट है, ठीक है, कोई भी रॉक मेल्ट है, उसको मैग्मा कहते हैं। जैसे ही वो मैग्मा अर्थ से बाहर फूटता है, बाहर निकलता है, लेयर अपनी ज़मीन को ब्रेक करके निकलता है बाहर, उसको हम कह देते हैं लावा, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं। तो यानी कि ऐसे अनुमान लगाते हैं कि अंदर बहुत सारा टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ से लावा फूट रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ ओशियनिक क्रस्ट है, यहाँ थिक ज़्यादा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये सारी चीज़ों का एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। पांचवी चीज़ क्या है कि
अपन जितना अपने अगर अर्थ के अंदर ट्रैवल करते हैं तो हर 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, आप 32 मीटर, सिर्फ 32 मीटर, किलोमीटर नहीं, सिर्फ 32 मीटर जाते ही आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि आप सोचो कोई अंदर तो जाने की सोच ही नहीं सकता है। मतलब यहाँ तो 32 मीटर की बात हो रही है, 100 मीटर की भी नहीं, 1 किलोमीटर की भी नहीं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अंदर टेम्परेचर अवेलेबल है। अब देखो जैसे कि अब जो लावा है वो लिक्विड फॉर्म में निकला है, तो इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि नीचे अंदर सॉलिड मटेरियल ही नहीं है, अंदर लिक्विड भी है, जो कि लिक्विड इतना हीट होता है कि वो पत्थरों को भी मेल्ट कर देता है और उन सारी चीज़ों को मिला के वो बाहर फूटता है लावा। तो ये सारी चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है। अंदर जाना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये था, आज मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए हैं। इसमें देखो क्या था, आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्या बताई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया समर सॉलिस्टिस। ठीक है, समर सॉलिस्टिस क्या है, यानी कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, वो जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है 21 जून को ही। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी कॉन्टिनेंट्स होंगे, जो भी कंट्रीज़ होंगे, जो भी ये सारी चीज़ होंगी, वहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट डे मनाया जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डे होगा। ठीक है, फिर 22 दिसंबर को अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा। सर्दियों में आप देखते होगे कि मैंने आपको बताया भी था कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। ठीक है, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। ये सारी चीज़ें समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस की वजह से है। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दो डेट्स के मंथ्स वाले दिन इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है। यानी कि अगर 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात है तो इक्वल रहेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये सारी इंटीरियर ऑफ अर्थ में 3 टर्म्स पढ़ा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों का क्या मतलब है। लिथोस्फीयर यानी लिथ मतलब यानी कि सॉलिड। ठीक है, एटमॉस्फेयर गैस, यानी कि जो आपके सराउंडिंग में आपके पास जो एटमॉस्फेयर में गैसेस अवेलेबल है उनको एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर लिक्विड। ये सारी चीज़ें इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, इन तीनों के अलावा अपनी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों टर्म्स का मतलब मैंने आपको समझाया। फिर आता है कि भाई ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर आता है कि अपने अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर हैं। फर्स्ट है क्रस्ट, जस्ट 34 किलोमीटर नीचे चलते हैं। फिर आता है 34 किलोमीटर से बाद में अगर चलते हैं तो मेंटल आता है, जो कि 2700 किलोमीटर है। फिर मेंटल के बाद अगर नीचे ट्रैवल करते हैं, कोर आ जाता है, जो कि 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या होता है कि 2 तरह की क्रस्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि फ्लैट अर्थ है, जिसके नीचे सॉलिड्स हैं, रॉक्स हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट ओशियनिक क्रस्ट क्या है कि अगर अपन ट्रैवल कर रहे हैं किसी फ्लैट में, सामने अगर अपन आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ओशियन, नदी, तालाब, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो भी कहीं ना कहीं ओशियन भी, या वाटर पॉन्ड, या फिर लेक, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अर्थ पे या फिर रॉक पे या सॉलिड पे किसी पे टिकी हुई हैं। ठीक है, सॉलिड मटेरियल पे, तो उनको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरह से आता है कि कौन सी क्रस्ट थिक है, कौन सी क्रस्ट मतलब पतली है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन में कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लेयर जो है ना वो थिक है कंपैरिजन टू ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ अंडर ओशियन रॉक्स इन ओशियनिक क्रस्ट। फिर आता है कि क्रस्ट में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं। 2 तरह के, सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल में 2 तरह के मेटल्स पाए जाते हैं, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। फिर कोर आता है, कोर में आता है नाइफ यानी कि निकल और आयरन। ठीक है, तो ये सारी ये याद रखना। फिर आता है कि अर्थ के नीचे जब तक रहेगा, अगर सॉलिड भी लिक्विड फेज में रहता है और वो नीचे रहता है अर्थ के अंदर, अर्थ से बाहर नहीं निकलता, तब तक हम उसको मैग्मा कहते हैं। और अर्थ के बाहर जैसे ही वो फूटता है उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, हर अर्थ के अंदर जितने 32 मीटर ट्रैवल करने पे, हर एक 32 मीटर ट्रैवल करने पे आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इस तरह से अनुमान भी लगाते हैं कि भाई यहाँ पर अगर लावा फूट रहा है, यानी कि अर्थ के अंदर लिक्विड भी है और टेम्परेचर भी इतना हाई है कि वो सॉलिड्स और रॉक्स को भी मेल्ट कर रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसके आगे अपन आगे पढ़ेंगे कि वोल्केनो कैसे फूटता है, वो सारी चीज़ें भी अपन रीड करेंगे। उसके पीछे क्या लॉजिक है कि अपने घर के नीचे से लावा नहीं निकल रहा है, बल्कि कहीं और रेगिस्तान में या फिर कहीं दूर दूर जाके लावा फूटता है, क्यों निकलता है ऐसा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि बताए थे इंटीरियर ऑफ अर्थ के नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जो भी इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज़। और आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा जो कि आपके NDA, CDS और CAPF के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।